नमस्कार। कई बार ना इतिहास में कुछ साल ऐसे आते हैं जो आने वाले समय की पूरी दिशा ही तय कर देते हैं। 1939 और 1940 कुछ ऐसे ही साल थे। इस दौरान तीन बड़ी घटनाएं हुई, एक वर्ल्ड वॉर, एक नए देश की मांग और एक बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन। अब ये घटनाएं देखने में तो अलग-अलग लगती हैं, लेकिन असल में ये सब एक ही चेन की कड़ियां थीं। तो चलिए इस पूरी चेन रिएक्शन को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि यूरोप में छिड़ी एक जंग ने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? इसका जवाब इन घटनाओं के आपसी जुड़ाव में ही छिपा है। तो इस कहानी की जो पहली कड़ी है, वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। ये वो पहली घटना थी जिसने बाकी सब कुछ शुरू किया, जैसे पहला डोमिनो गिरता है। बात शुरू होती है 1 सितंबर 1939 से। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया और इसके ठीक 2 दिन बाद भारत के तब के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने ऐलान कर दिया कि भारत भी इस जंग में ब्रिटेन के साथ है। और सबसे बड़ी बात, या यूं कहें कि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने ये फैसला लेने से पहले किसी भी भारतीय पॉलिटिकल लीडर से सलाह मशवरा करना जरूरी नहीं समझा। अब इस ऐलान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिएक्शन बहुत ही तीखा था। उन्होंने ये एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल उठाया जो उस वक्त देश की भावना को आवाज दे रहा था। उनका तर्क एकदम साफ था, जो देश खुद गुलाम हो वो भला दूसरों की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुकी। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अक्टूबर 1939 में उन्होंने ब्रिटिश भारत के उन सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया जहां उनकी सरकारें थीं। इस एक कदम ने, इस मास रेजिग्नेशन ने देश की सियासत में एकदम से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, यानी कि एक खालीपन पैदा कर दिया। और कहते हैं ना, राजनीति में कोई जगह खाली नहीं रहती। एक का छोड़ा हुआ मैदान दूसरे के लिए एक सुनहरा मौका बन जाता है। यहां देखिए कि दो सबसे बड़ी पार्टियों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जहां कांग्रेस ने विरोध में सरकारें छोड़ दी, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का ऐलान कर दिया। इस एक कदम ने भारत के पॉलिटिकल डिवाइड को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। कांग्रेस के पॉलिटिकल सीन से हटते ही मुस्लिम लीग को मानो एक खुला मैदान मिल गया, अपनी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी मांग को औपचारिक रूप देने का। इस मांग की जड़ में था टू नेशन थ्योरी, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं था, ये एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी थी। इसका मानना था कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ 2 अलग-अलग धर्म नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति, जिनकी सभ्यता, सब कुछ अलग है और इसलिए उनका एक देश में साथ रहना मुमकिन नहीं है। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का सालाना सेशन हुआ लाहौर में और यहीं पर 23 मार्च को वो ऐतिहासिक लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया। इसमें साफ साफ मांग की गई कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक आज़ाद मुल्क बनाया जाए। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन था उसमें कहीं भी पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी ही ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से मशहूर हो गया। तो फिर ये नाम आया कहां से, ये जानना भी बड़ा मजेदार है। असल में पाकिस्तान शब्द इस प्रस्ताव से कई साल पहले 1933 में ही गढ़ा जा चुका था। इसे कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने बनाया था। तो आप देखिए सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ एक नए देश की मांग जोर पकड़ रही है। और ऐसे में गांधी जी एक बड़ी दुविधा में थे। वो ब्रिटिश सरकार का विरोध भी करना चाहते थे, पर साथ ही वो फैसिज्म के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई को कमजोर भी नहीं करना चाहते थे। तो सबसे अहम बात यह है कि गांधी जी एक बीच का रास्ता खोज रहे थे। उनका मकसद डबल था। एक तो भारत के फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को जताना, और दूसरा जंग का शांति से विरोध करना। लेकिन ये सब एक बड़े मास मूवमेंट के बिना करना था, जिससे जंग की कोशिशों में कोई बड़ी रुकावट ना आए। और इसी सोच से जन्म हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह का। ये सिविल डिसोबीडियंस का एक बिल्कुल ही नया और अनोखा तरीका था। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इसमें भीड़ नहीं, बल्कि गांधी जी के चुने हुए सत्याग्रही अकेले ही पब्लिक में जाकर जंग के खिलाफ भाषण देते और फिर अपनी गिरफ्तारी दे देते थे। मकसद था कम से कम डिस्टर्बेंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सिंबॉलिक असर पैदा करना।
और इसका तरीका भी देखिए कितना डिसिप्लिन था। पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल था। सत्याग्रही पहले अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर बताते कि वो क्या, कहाँ और कब करने वाले हैं। फिर तय जगह पर जाकर अपना एंटी वॉर भाषण देते और फिर शांति से गिरफ्तारी दे देते। तो इस आंदोलन को शुरू करने के लिए गांधी जी ने जिस पहले इंसान को चुना वो थे विनोबा भावे। उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से सत्याग्रह का आगाज किया। उनके बाद जो दूसरा बड़ा नाम सामने आया वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उनके शामिल होने से ही इस आंदोलन का कद और इसकी अहमियत और बढ़ गई। और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इन नेताओं की भागीदारी ने इस इंडिविजुअल सत्याग्रह को एक जबरदस्त नैतिक बल दिया। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ के देखते हैं ना, तो साफ हो जाता है कि ये बस कुछ महीनों का वक्त नहीं था, बल्कि ये वो वक्त था जब उपमहाद्वीप के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को कितनी आसानी से समझाती है। वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के इस्तीफे से जो खालीपन आया वो मुस्लिम लीग के लिए एक मौका बन गया, जिससे लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ। और इन सब के जवाब में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया। देखिए कैसे हर एक घटना दूसरी से जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, सिर्फ 18 महीनों के अंदर यूरोप में शुरू हुई एक जंग ने दक्षिण एशिया का पूरा पॉलिटिकल नक्शा ही बदल के रख दिया था। ये इस पूरी चेन रिएक्शन का सबसे गहरा और सबसे दूर तक जाने वाला असर था। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। गांधी जी का ये अनोखा विरोध, ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, क्या वो उस वक्त ब्रिटेन की कमजोरी का संकेत था, या फिर वो गांधी जी की अपनी जबरदस्त नैतिक शक्ति का सबूत था? इस पर सोचने की जरूरत है।